हेलो हेलो हेलो। आपका दोस्त हेमंत देशपांडे आपके साथ फिर हाजिर है। इंग्लिश का पेपर हो गया, अगला बिजनेस स्टडीज का है और फिर अकाउंटेंसी का महाकुंभ होने वाला है। अरे तो घबराना कैसा, ये रहा क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम आपके सामने और देख लो एनपीओ आपको 10 मार्क्स पूरे 10 मार्क्स देके जाएगा। 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे, एक 2 नंबर का होगा, एक 3 नंबर का होगा और एक 5 नंबर का होगा। रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप की एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसमें से 4 क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस 2 मार्क के आएंगे, एक 3 का आएगा और एक 5 का आएगा। 5 का क्वेश्चन कौन सा होगा आपको पता है? या तो रिटायरमेंट, उसकी चॉइस में डिसोल्यूशन, या फिर रिटायरमेंट की चॉइस में डेथ। इस तरह से 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको यहां पर चॉइस मिलेगी। डिबेंचर्स आपके लिए 2 क्वेश्चंस होंगे, एक 3 का और एक 5 का। डिबेंचर्स बहुत ही आसान टॉपिक है, जर्नल एंट्रीज बेस्ड। कंपेरेटिव कॉमन साइज बहुत बड़ा वाला लड्डू है जो सीबीएसई आपको खिला रही है, पूरा मुंह खोल के एक साथ खा लीजिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन गारंटीड है, मजा आने वाला है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे टोटल, एक 2 मार्क का और एक 5 मार्क का, ऐसे साथ। तो माल तो यहां भरा पड़ा है। 12 क्वेश्चन टोटल है, 2 मार्क के 4 यानी हो गए 8, 3 मार्क के 4 यानी हो गए 12, 5 मार्क के 4 यानी हो गए 20। देखो 8 12 20, यहां है माल। 5 मार्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको बहुत करा चुका हूं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये रिटायरमेंट में जो सबसे ज्यादा वेटेज है 12 मार्क का, रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन, किस तरह से मेरे स्टूडेंट्स 12 में से 12 नंबर ला सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, आप आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। रिटायरमेंट का अपन पहले बात करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। कौन सी बात करने वाले हैं अपन? रिटायरमेंट का 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे फोड़ा जाए। 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे 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 एकदम 100% सही किया जाए। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होगी? एक्सपेक्टेशन होगी, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट के बारे में जो है सन्नाटा है, लेकिन इन 2 की तो गारंटी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है, इट्स अ चैरिटी। आपके लिए 5 मार्क पूरी तरह से दान दक्षिणा की तरह आपके सामने रखे हैं, आपको इसको ग्रैब करना आना चाहिए। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन कैसा होगा ये भी देखिए आपके सामने, किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड देने की सोच रहा है। ये रहा वो क्वेश्चन, आप देखिए ध्यान से। आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगी जिसमें बताया जाएगा कि कौन बंदा रिटायर हो रहा है और उसके रिटायरमेंट के दिन क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई।
ये जितने भी पॉइंट्स नीचे लिखे होंगे दे विल बी रिलेटेड टू आइदर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ के इन अकाउंट्स को बनाना सीखना है। तो प्यारे बच्चों, जो मेन चीज है वो ये है कि मैं किस तरह से 5 में से 5 स्कोर करूं। तो देखो, सबसे पहला टारगेट बनाओ, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा कि उसका नाम है, एसेट्स और लायबिलिटीज का जो चेंज ऑफ वैल्यू है उसको बुक करने के लिए बनाया हुआ अकाउंट है। आप इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार पहले पढ़ चुके हो, नया कुछ भी नहीं है। पुनर्मूल्यांकन खाता बोलते हैं इसको। पुनर्मूल्यांकन यानी हमारे पास हमारी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज हमने लिखी हुई हैं, उन एसेट्स और लायबिलिटीज का हमें पुनर्मूल्यांकन करना है, फिर से वैल्यूएशन करना है और देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जाने अनजाने कुछ वैल्यूज गलत लिख दी हो और गलत लिखने के कारण हमारी अकाउंटिंग में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो। तो हमें रिटायरमेंट के दिन या जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, कुछ हो रहा है, एसेट्स लायबिलिटीज को अप टू डेट करना होता। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कंफ्यूज मत हो जाना, अगर ये इस नाम से दे दें तो भी मतलब उसका वही है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कैसे बनता है, देखिए ये इसका फॉर्मेट है बेटा, ध्यान से देख लो। द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइक दिस। इसका नेचर क्या है? इन नेचर दिस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है प्यारे बच्चों। 5 में से 5 रिटायरमेंट में कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, उसकी पूरी ये मशक्कत चल रही है, राइट। तो जो बैलेंस शीट आपको दी जाएगी उसमें आपको एसेट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन होगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया जाएगा कौन सी एसेट कम या ज्यादा हो रही है या कौन सी एसेट लायबिलिटी कम या ज्यादा हो रही है। अगर इंक्रीज डिक्रीज एसेट लायबिलिटी हो रहा है तो उन चीजों को हमको इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लेके जाना होगा। 4 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, आपके पास कोई एसेट ऑलरेडी है, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। चेंज इन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। चेंज इन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। एग्जिस्टिंग एसेट का मतलब होता है बेटा जो एसेट ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस शीट में है। दूसरा, चेंज इन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। हमारे पास बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू अप डाउन हो रही है, तो वो भी यहां के थ्रू जाएगा। दूसरा हो सकता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी कुछ एसेट्स ऐसे हों जो फिजिकली तो हैं मगर ऑन पेपर्स उनका अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उन्हें कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। और चौथा और आखिरी हो सकता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। वेरी गुड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। उदास मत हो, मायूस मत हो, जान के अपने समय को बर्बाद मत करो। पढ़ो, पढ़ाओ और पढ़ाने वालों का साथ दो, कोऑपरेटिव बनो। 5 में से 5 रिटायरमेंट में लाओ, फुल 40 ऑन 40 अकाउंटेंसी में लाओ। बहुत आसान है, राइट। तो ये 4 चीजें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान रखनी है। अब देखो, जब आपकी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है, चेंज इन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, तो आपके सामने 2 संभावनाएं आएंगी।
कौन सी दो संभावनाएं आएंगी? एसेट का वैल्यू या तो बढ़ेगा, इंक्रीज, या कम होगा, डिक्रीज। देखो कोई भी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या कोई आम इंसान हो, एसेट का वैल्यू अगर गिरता है तो किसी को पसंद नहीं आता। आपकी जेब में रखा हुआ आपका मोबाइल जो आपने 40,000 रुपीज में परचेज किया है, अगर उसका वैल्यूएशन कम हो रहा है, यूज करने के कारण डिप्रिसिएट हो रहा है वो, तो आपकी एसेट का लॉस हो रहा है। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता कि हमारे एसेट्स का वैल्यू कम हो, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कम हो। एसेट वैल्यू इंक्रीज सबको पसंद आती है, सब खुश होते हैं। वैल्यू ऑफ एसेट, धन, रोकड़ा, पैसा, संपत्ति का वैल्यू जब बढ़ता है सबको मजा आता है। तो इंक्रीज हमारे लिए प्रॉफिट होता है, यहां पर लिखा जाता है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा, क्रेडिट पे कौन सी चीज आएगी? क्रेडिट पे आएगी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो आपके लिए एक खुशी की बात है, उसे यहां पर लिखना है आपको। लेकिन वहीं आपकी वैल्यू यानी आपके एसेट की वैल्यू अगर गिर जाती है, कम हो जाती है, तो वो डेबिट में आ जाएगा। क्या लिखेंगे डेबिट में? टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। यानी कभी भी ऐसा केस आ जाए कि कोई एसेट का वैल्यू कम हो रहा हो, जैसे फर्नीचर को 10% से डिप्रिसिएट करना है या रिवैल्यू किया, तो बैलेंस शीट में लिखा था 45,000 और अब दिया है फर्नीचर का नया वैल्यू 40,000, तो 5,000 से उसका जो वैल्यू लॉस हो रहा है वो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा। तो डेबिट में क्या लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं लॉसेस। क्रेडिट में क्या लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं प्रॉफिट्स, इनकम्स, गेन्स। तो ये तो एसेट की बात हो गई। ऐसे ही बेटा आपका, बेटा राजा सुन ले, चेंज इन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज। आपकी जो लायबिलिटीज पहले से रिकॉर्ड पर हैं उनकी वैल्यू में भी ऐसा ही हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू यस ऑफ लायबिलिटी। तो क्या करें? अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, अरे बाप रे ये तो अनफेवरेबल है, ये तो मेरे चेहरे पर दुख की सिलवटें लेके आता है। लायबिलिटी का बढ़ना अपशकुन माना जाता है, अच्छी बात नहीं होती। इंक्रीज इन लायबिलिटी विल लीड टू लॉस, राइट। लेकिन वहीं अगर किसी कारण से आपकी लायबिलिटी या डिस्काउंट के कारण से या मार्केट वैल्यू चेंज के कारण से या कोई और भी अलग कारणों से अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई है अपने आप बिना पेमेंट किए, राइट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी मींस यू आर एट बेनिफिट, आप फायदे में हैं, तो आपको क्रेडिट में उसकी एंट्री करना है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम देकर जाएंगी। 5 मार्क आने से बहुत बड़ा आधार मिलेगा। मेरे शेर और शेरनियों, 23 मई को जाके फोड़ना है अकाउंटेंसी के पेपर को। पोस्टमार्टम मैंने आपके सामने रख दिया है ऑलरेडी, और इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी बना लो कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिस भी चैप्टर को या यूनिट को मिल रहे हैं उसे सबसे पहले किया जाए। तो मैं आपको उसी प्रोसेस में रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन इनसे रिलेटेड बातें बता रहा हूं। तो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट होता है इन नेचर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका रूल है चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ इज रिकॉर्डेड थ्रू दिस अकाउंट।
Any increase in asset is profit, any decrease in liability is also a profit, and vice versa loss. यानी कि एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी प्रॉफिट होगा, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी लॉस होगा, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी लॉस होगा, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी प्रॉफिट होगा। इन्हीं चीजों को इसके थ्रू लेके जाना है। कभी कभार तुम्हारा टीचर तुम्हें अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी के बारे में भी एडजस्टमेंट्स दे सकता है। तो देखो भाई, अनरिकॉर्डेड एसेट यानी वो एसेट जो हमारी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, ऑन पेपर्स वो नहीं है लेकिन फिजिकली वो है। मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी ऐसा एसेट जो आपने किसी न किसी कारण से या तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा के उसका वैल्यू आपने जीरो बना दिया, तो ऑन पेपर्स तो वो जीरो हो गया लेकिन असल में वो हीरो है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो हीरो है। तो हमें उस अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉग्नाइज करना होगा। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में कुछ एडजस्टमेंट आ जाता है तो हमें उसे यहां पर बुक करना है। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब आपका प्रॉफिट, यू आर गेनिंग। ख्याल रहे किसी भी तरह की मिस्टेक ना करें वरना गड़बड़ हो सकती है। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नजर आ जाए, यानी कि आपको पता ही नहीं है, आपकी बुक्स में लायबिलिटी नोटेड ही नहीं है लेकिन वो लायबिलिटी हकीकत में एग्जिस्ट कर रही है, और जब उसके बारे में आपकी नॉलेज में जब वो इंफॉर्मेशन आई तो आपको उसको बुक करना पड़ेगा और आपको उसको अपनी लायबिलिटी मानना पड़ेगा और रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा। तो ये हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एरियाज मैंने आपके सामने लिखे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। 4 पॉइंट हैं टोटल, इन चारों पॉइंट्स को नजर में रखो। कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं ये आपके सामने है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब कंप्लीट हो जाता है तो इसको दोनों तरफ बैलेंस करके टोटल इक्वल करना होता है। इसका मतलब ये है कि ये नॉमिनल अकाउंट है, अगर अपने आप इसकी दोनों टोटल बराबर आ गई मतलब हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस और जो इनकम और गेन है उनका सम बराबर है। क्रेडिट और डेबिट अगर अपने आप बराबर आ जाए, मान लीजिए डेबिट पे भी 20,000 का टोटल आ गया और क्रेडिट पे भी ऑटोमेटिकली 20,000 का टोटल आ गया, तो दिस इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, आपको आगे कुछ नहीं करना है। मगर मान लीजिए क्रेडिट टोटल आपका 30,000 है और डेबिट टोटल 20,000 है, तो आपको हो रहा है गेन। तो आप वो जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बांटोगे उसको ये बताओ जल्दी से। ओल्ड रेशियो, ऑल पार्टनर्स। बहुत बढ़िया, सही कहा बेटा आपने, ध्यान से सुनते जाओ। 10,000 रुपए का प्रॉफिट आया, इसे ओल्ड पार्टनर्स यानी सारे के सारे पार्टनर, रिटायरमेंट के पहले हो रहा है ये काम, यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी मिला लेना। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, बी रिटायर हो रहा है तो ये प्रॉफिट एबीसी सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो रिटायर हो रहा है उसको आप इस प्रॉफिट लॉस में इंक्लूड ना करें। ओल्ड रेशियो ऑल पार्टनर्स, शाबाश, ये ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो ऑल पार्टनर्स। कभी ऐसा हो जाता कि डेबिट टोटल ज्यादा आ जाता, मान लीजिए डेबिट टोटल 40 आ जाता, क्रेडिट टोटल 30 ही रहता, तो उस सूरत में हमें क्या होता, फिर हमें प्रॉफिट नहीं होता, फिर हमें प्रॉफिट नहीं होता, उस केस में हमें होता लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और इसको भी ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दिया जाता प्यारे बच्चों। तो ध्यान रहे, ये गुरु मंत्र है छोटा सा, गोल्डन रूल है, डायमंड रूल है, प्लेटिनम रूल है। क्या रूल है?
रिवैल्यूएशन के रिजल्ट को, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस, बिना किसी भेदभाव के उसे कहाँ लेकर जाया जाता है? तो उसे हम लेकर जाते हैं ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशो उनके कैपिटल अकाउंट में। उम्मीद है ये चीज आप समझ रहे होंगे। फिर फाइनली आप दोनों तरफ टोटल इस तरह से बैलेंसिंग फिगर लिख के बराबर कर दीजिएगा। ओल्ड रेशियो ऑल पार्टनर्स, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, अगर डेबिट बड़ा है तो इट्स ए लॉस, आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। एंड अगर क्रेडिट बड़ा है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, तो ये एक प्रॉफिट सिचुएशन है और आपको इसको डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। अभी जैसे मेरे क्वेश्चन में मान लीजिए लॉस आ गया, तो मैंने दोनों साइड 40 हजार कैसे किया? डेबिट पे 40 टोटल था, क्रेडिट पे 30 था, 10 कम पड़ रहे थे, जहां कम पड़े वहां लिखो, जितना कम पड़े उतना लिखो। डेबिट पे कम पड़े तो उसे प्रॉफिट का नाम दो और क्रेडिट पे कम पड़े तो उसे लॉस का नाम दो। अब इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने आपके लिए तैयार किया है ये एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं ऊपर कि चलो भाई, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पांव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। पेपर आ रहा है नजदीक, टेंशन मेरा बढ़ रहा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, बेटा और बेटी बड़ा नाम करेगी। देखो शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बनाएंगे इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, बनाएंगे इस क्वेश्चन में हर कोई चीज। देखो PQR पार्टनर से 235 का रेशियो है। पहली चीज अंडरलाइन कर लेना, जब भी क्वेश्चन करने बैठो सबसे पहली चीज अंडरलाइन करना रेशियो क्या है। उसके बाद बैलेंस शीट को पढ़ना है एक बार। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पर दिए हैं, कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व और आर्स लोन अकाउंट। आर्स लोन मतलब आर ने फर्म को लोन दिया है भाई, दिया है। बैंक अकाउंट डेटर्स माइनस पीएफडीडी, पीएफडीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। स्टॉक 50,000, बिल्डिंग 1,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, पीएनएल अकाउंट एसेट साइड पे होने का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। टोटल ऑफ बैलेंस शीट दोनों तरफ 3 लाख है। आपके सामने क्वेश्चन जब आएगा तो आप स्वयं भी बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लेना एक बार। कभी कभी मिसप्रिंट होता है पेपर में, क्वेश्चन में, और बच्चा बेचारा परेशान होता रहता है। तो ध्यान से पहले एक बार बैलेंस शीट का टोटल जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया है मिला लेना। सिर्फ इसी क्वेश्चन का नहीं, जितने भी क्वेश्चंस में बैलेंस शीट दी है उनकी टोटल चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभार अगर वो टोटलिंग एरर पेपर में ही है तो आपका आंसर टैली नहीं होगा और आप परेशान होते रहोगे। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब क्या होगा देखिए, इसमें बता रहे ऑन द अबव डेट आर रिटायर्ड ड्यू टू इलनेस। अरे भाई किसी भी कारण से रिटायर हो रहा है, इलनेस हो गई, हैंडीकैप्ड हो गया, कोई दूसरी पार्टनरशिप में एडमिशन ले लिया, कुछ और भी किया, हमें तो मतलब है कि तुम रिटायर हो रहे हो, मतलब आप PQR में से आर गया, तो अब हमारी फॉर्म में बचेंगे सिर्फ और सिर्फ P एंड Q। बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 40,000। अब देखो बिल्डिंग को 40,000 से डेप्रिसिएट करना है। बिल्डिंग यहाँ पर कितने रुपए की? 1,40,000 की है। 40,000 से बिल्डिंग का वैल्यू कम करने का मतलब है दोस्तों, ये तो दिल तोड़ देने वाली बात है, ये तो दिल तोड़ देने वाली बात है। ऐसा थोड़ी अच्छा है, बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से कम हो गई, यानी मुझे 40,000 का फटका पड़ गया, चूना लग गया। क्या करूं? कुछ मत करो भाई, क्या करना है, बुक करो, बुक कर देते हैं। ये देखिए लॉस हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू कम होने से मुझे लॉस हो गया, तो मैं लिखूंगा टू बिल्डिंग अकाउंट 40,000। अब मैं जो नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखाऊंगा वो 40,000 से कम करके दिखाऊंगा, समझे आप?
बिल्डिंग की वैल्यू पहले जो थी वो अब नहीं रही, अब उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो कम वैल्यू को हम अपनी बैलेंस शीट में कम करके दिखाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल हमें लॉस का सामना करना पड़ रहा है, तो ये हमने लॉस बुक कर लिया। ठीक है, कुछ हो तो बताइए। इसके अलावा देखिए फिर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन्ड एट 20% ऑन डेटर्स। देखो बैड डेट्स और बैड डेट से रिलेटेड प्रोविजन आपको तंग करेंगे, ये मुझे भी पता है। आपके डेटर्स 40,000 के हैं, उसके ऊपर आपने 5,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बनाया, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोविजन 20% बनना चाहिए। तो 20% ऑन डेटर्स मतलब डेटर्स का 20% के बराबर। तो 40,000 का 20% आता है प्यारे दोस्तों 8,000। आपके पास 5 का प्रोविजन पहले से है, यानी 3,000 का और प्रोविजन बनाओगे बैड डेट्स के लिए, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हो जाएगा। तो हमें 20% प्रोविजन बनाने के लिए 3,000 का प्रोविजन और बनाना है। हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। और अब बैलेंस शीट में हम अपने डेटर्स में से 8,000 माइनस करेंगे। कभी भी गलती मत करना, बहुत फायदे में रहोगे। आगे देखो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बचाते जाना। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूं, धीरे इसलिए कर रहा हूं कि आप ये 5 मार्क की तरकीब सीखें। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होती है एक लायबिलिटी। तो 5,000 रुपए की लायबिलिटी मुझे रिकॉर्ड करनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को मुझे बुक करना है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये नुकसान है, एक लायबिलिटी बढ़ गई। 5,000 से मेरी लायबिलिटी मुझे बढ़ाना पड़ रही है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹4,000 विल नॉट बी पेड। वाह 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 वाह, मजा आ गया मुझे सुन के। क्रेडिटर्स विल नॉट बी क्लेम्ड, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी होते हैं। ये जो क्रेडिटर तुम्हें यहाँ नजर आ रहे हैं 50,000 के, इस 50,000 में एक क्रेडिटर ऐसा है जिसको मुझे 4,000 देने हैं और अब वो पैसे मांगने नहीं आएगा। चलो पार्टी करते हैं। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। आंटी पुलिस बुला लेगी भैया, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी मत करो ज्यादा। तो आंटी पुलिस बुला लेगी, तुम तो चुपचाप प्रॉफिट को बुक करो। अनक्लेम्ड क्रेडिटर्स, आम खाने से मतलब रखो, गुठलियां मत गिनो। अब गुठलियां गिनने का वक्त गया। एक क्रेडिटर जिसे मुझे 4,000 देने हैं वो पैसे मांगने नहीं आएगा, विल नॉट बी क्लेम्ड। क्यों नहीं आएगा, अरे वो कहीं और जाके सेटल हो गया, वो एब्सकॉन्डिंग है, मिसिंग है। अब मेरी छोटी सी रकम लेने वो लंदन या दुबई से थोड़ी आएगा इंडिया। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹6,000 पेड लास्ट ईयर, ₹2,000 आर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ईयर। वेरी गुड, हमने पिछले साल इंश्योरेंस प्रीमियम का 6,000 रुपया भरा, लेकिन उस इंश्योरेंस के 6,000 रुपए में से 2,000 रुपया इस करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 22-23 से कनेक्टेड है और पिछले साल से कनेक्टेड था सिर्फ 21-22 से 4,000 रुपया कनेक्टेड था। तो हमने भरा तो 4 पिछली बार कंज्यूम हो गया, 2 अभी अनयूज्ड है। इसको बोलते हैं प्रीपेड। पिछले साल पेमेंट किया, ज्यादा कर दिया, इस साल के नाम का भी पेमेंट कर दिया, तो 2,000 का प्रीपेड बुक करना पड़ेगा। और प्रीपेड होता है एसेट, और एसेट का वैल्यू जब बढ़ता है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस पेड लास्ट ईयर बट बेनिफिट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड दिस ईयर। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदे का सौदा हुआ। अनअकाउंटेड अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड यानी एडवांस रिसीव्ड, लायबिलिटी कैश रिसीव्ड बट सर्विसेज नॉट डिलीवर्ड, जिस काम का पैसा लिया है वो काम नहीं किया। तो 4,000 रुपए का अनअर्न्ड कमीशन आया है,
ये हमारी लायबिलिटी है, पैसे ले लिए काम नहीं किया, सर्विसेज देना बाकी है, तो हमारी एक लायबिलिटी नजर आ रही है अनअर्न्ड कमीशन के नाम से। तो अनअर्न्ड कमीशन के हमको 4,000 रुपए बुक करना है, ये लायबिलिटी को छोड़ना नहीं है। राइट बेटा, ध्यान रखें, एसेट लायबिलिटी अच्छे से आइडेंटिफाई करें। इंक्रीज इन एसेट and decrease in liability will be on credit side of revaluation account, और इसका उल्टा decrease in asset and increase in liability will be on debit side of revaluation account. Unaccounted accrued interest, accrued मतलब due but cash not received, मैंने कमा लिया पर मुझे पैसे नहीं मिले। जैसे आप 23 तारीख को पेपर दे के आओगे, आप कंप्लीट करने के बाद अपनी कॉपी इन्विजिलेटर को सबमिट कर दोगे, अब आपका रिजल्ट आएगा जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक में, लेकिन आपने पेपर में तो 23 तारीख को ही अपना काम कर दिया, तो मार्क्स तो आपने कमा लिए लेकिन आपको मिले नहीं। असली में तब मिलेंगे जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो इसको बोलते हैं कमा लिया मगर नहीं मिला, लेकिन मिलेगा जरूर। राइट, विश्वास रख उस खुदा में, वो बहुत बुलंद है। अनअकाउंटेड अक्रूड इंटरेस्ट 3,000 रुपए का, तो अक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए एसेट होता है, मिलना बाकी है, ड्यू बट कैश नॉट रिसीव्ड, तो इसे हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। बाय अक्रूड इंटरेस्ट 3,000। बहुत ही मजेदार बात हो रही है, शानदार क्वेश्चन चल रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 72,000। गुरु मंत्र नंबर 2 याद रखो, गुडविल कभी भी इस चैप्टर में, रिटायरमेंट में, सुन रहे हो कि सो गए हो, गुडविल कभी भी इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू नहीं जाएगी। तो गुडविल का काम तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल निकाल के बाकी के पार्टनर से कॉम्पनसेट करवाएंगे। तो हाल फिलहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, अब इसे क्लोज किया जाएगा। क्लोज कैसे करते हैं? एक्चुअल टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड एक्चुअल टोटल ऑफ क्रेडिट साइड लगा दो। देखो डेबिट का टोटल हो रहा है 43 + 5 48, 52,000 ऑन टू द डेबिट साइड, और क्रेडिट का टोटल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 9,000। डेबिट मतलब लॉस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। तो यहां पर क्रेडिट में कमजोरी है, यानी प्रॉफिट कम है, लॉस ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आएगा लॉस। तो लॉस कैसे बुक करेंगे भाई? ऐसे लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे? कितना लॉस? 43,000 का लॉस। 43,000 के लॉस को किस किस को देंगे? PQR। उनका रेशो था 235। क्वेश्चन में देखा होगा आपने, ध्यान से देखिए, 235 यानी 2/10, 3/10, 5/10। 2/10 P को मिलेगा, P 2/10 ऑफ 43,000। कैलकुलेट आप भी करते रहो मनी मन में, 8,600। राइट, आओ Q से पूछे, Q को कितना मिलेगा? Q को मिलेगा 3/10। 3/10 यानी 4300 इंटू 3, 12,900, 12,900। फिर नंबर आया R का, R को कितना मिलेगा? R इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, 21,500। इस तरह से इसका बंटवारा हो गया। 235 ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब प्यारे बच्चों, छोटा सा काम आपका बचा है। क्या बचा है? आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आप इस तरह से फॉर्मेट बना लें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
आपको फॉर्मेट पता है, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का आता है और अमाउंट के कॉलम उतने जितने आपकी फर्म में पार्टनर्स। ये मैं आपके सामने ड्रॉ करके इसलिए बना रहा हूं कि आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई हमें खुद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैपिटल अकाउंट इन नेचर इज क्रेडिट बैलेंस अकाउंट हमेशा यहां से शुरू होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है सरकार, ये इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। मतलब यहां पर हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, जो हमको यहाँ क्वेश्चन में गिवन होती है बैलेंस शीट के अंदर। देख लो ध्यान से, 80, 70, 80 ये तीनों की कैपिटल दी हुई है। बस हमें इसको यहाँ चिपकाना है। पी के अकाउंट में 80,000 का बैलेंस है, क्यू में 70 का बैलेंस है, आर में 80 का बैलेंस है। रिवैल्यूएशन पे लॉस आया, ये लॉस क्रिस क्रॉस इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट्स लॉस। 8600 का लॉस इसको उठाना है, 12,900 का नुकसान इसको उठाना है, 21,500 का नुकसान इसको उठाना है। बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए, उसमें ऑलरेडी आपके पास एक जनरल रिजर्व पड़ा है। जनरल रिजर्व समझते हो क्या होता है? जनरल रिजर्व होता है, क्या होता है जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व का मतलब है रिटेन्ड अर्निंग। 8,000 रुपए का आपके पास, 8,000 रुपए का आपके पास पहले से एक रिजर्व पड़ा है, उस रिजर्व में हम यहां पर जनरल रिजर्व को, रिटेन अर्निंग को, पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देंगे। 1600, 235 ओल्ड रेशियो लगाएंगे बेटा, 2,400 एंड 4,000। बैलेंस शीट में एक P&L अकाउंट पड़ा हुआ है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब आप बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, चाहे किसी चैप्टर में बनाए, डिसोल्यूशन में बनाए, रिटायरमेंट में बनाए, डेथ में बनाए, एडमिशन में बनाए, कई बार भी अगर आप बैलेंस शीट से कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड पर लिखी हुई चीजें लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करना पड़ेगी और लेफ्ट से राइट पे, यानी जो बैलेंस शीट की लेफ्ट पे है वो कैपिटल के राइट पे आएगा और जो बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पे है वो कैपिटल में लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। यकीन नहीं आता तो आ जाओ, देखो ये रहा P&L अकाउंट, राइट। ये P&L अकाउंट आपको दिया है 10,000 का, मतलब ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। क्या करोगे आप इसका? इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, राइट। कितना लॉस है देखते चलो क्वेश्चन में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस 10,000 का है, 10,000 के लॉस को मैं यहां पर बांटूंगा। 2 P&L अकाउंट 10,000 में 235 का रेशियो लगाना है, 3,000 क्यू को और 5,000 आर क्यू। इतना मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। आसान प्रोसेस है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके साथ इतना समय ले रहा हूं, वरना मैं आपको इसको बहुत जल्दी से 10 मिनट में भी समझा के फ्री कर सकता था। इसके बाद बेटा हमें क्या करना है? इसके बाद हमें ध्यान से एक बार क्वेश्चन को और पढ़ना है। हमने जनरल रिजर्व ले लिया, हमने P&L बांट दिया, आर का लोन 12,000 का रखा है, यानी आर जो रिटायर हो रहा है वो हमको लोन दिया था उसने, तो जब वो रिटायर हो रहा है तो अपने लोन के पैसे भी हमसे वापस मांगेगा। लायबिलिटी में लोन का होना ये बताता है कि हमने आर से उधार लिया है, तो आर को हमें रिटर्न करने होंगे, तो आर जाएगा तो बोलेगा मेरे पैसे मुझे दे दो, तो आर्स लोन अकाउंट आर के कॉलम में क्रेडिट कर दीजिएगा, जाते समय वो अपने पैसे लेके जाएगा, राइट। फिर देखें आगे, तो हमारे क्वेश्चन में कहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 72,000 और नया रेशियो 1:1 दिया है। बच्चों 50 बार हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है
कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल गुडविल कितनी है, यानी फर्म की गुडविल कितनी है। पहला पॉइंट, आज कर रहे हो तो आज भी शुरुआत करोगे तो गलती नहीं करोगे। फर्म की गुडविल यानी टोटल गुडविल। उसके बाद देखो कौन रिटायर हुआ, आर रिटायर हुआ, तो आर शेयर आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें। आर शेयर जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर है 5/10, क्योंकि रेशो दिया है 2:3:5। तो 5/10 ऑफ 72,000 यानी आर मांगेगा उसके हिस्से के 36,000 उसको चाहिए। अब आर को कॉम्पनसेट कौन करेगा, तो पी क्यू आर में अगर आर रिटायर हो रहा है तो बचे पी और क्यू, तो पी क्यू आर को कॉम्पनसेट करेंगे, मगर कौन से रेशो में करेंगे, पी और क्यू आर को कॉम्पनसेट करेंगे गेनिंग रेशियो में। पी कुछ देगा, क्यू कुछ देगा, उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। अब कैसे ढूंढते हैं गेनिंग रेशियो, बताओ कौन कहेगा गेनिंग रेशियो कैसे ढूंढा जाता है। गेनिंग रेशियो ढूंढने का तरीका है ओल्ड माइनस न्यू। क्या करेंगे, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू। नहीं, नींद मत निकालो, रिटायरमेंट पढ़ रहे हो, न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो गेन आएगा। मैंने सोचा कोई तो मेरा शोरवीर बोलेगा, कोई तो शेर या शेरनी जागेगी। न्यू माइनस ओल्ड, पी और क्यू बचे, आर गया, नया रेशो है हाफ। ओल्ड रेशो इसका था 2/10 और इसका है 3/10। कैलकुलेट करते हैं, देखो पुराना 235 है, नया 1:1 है। 5 माइनस 2, 3/10 आपका गेन है। 5 माइनस 3, 2/10 आपका गेन आ गया। इन दोनों का गेन उसके लॉस के बराबर होना चाहिए। जब इनको ऐड करेंगे, उसका शेयर था पुराना 5/10। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो गेन है वो सेक्रीफाइसेस के बराबर आता। कभी गलती हो रही हो तो हम क्रॉस चेक कर सकते। कितना गेन किया, 3/10 पी ने गेन किया, 2/10 क्यू ने गेन किया। मतलब पीज गेन प्लस क्यूज गेन, राइट, शुड बी इक्वल टू आर्स सेक्रीफाइस। 2/10 प्लस 3/10, आर ने 5/10 अपना शेयर खोया है, आर सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों गेन कर रहे हैं, क्रॉस चेक हो गया। अब क्या करेंगे, बस अब तो सिंपल सा काम है भैया, गुडविल का जो ट्रीटमेंट हमने लिख रखा है उस पर हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ गया वो, तो गुडविल में हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल 72,000 है, बहुत बढ़िया। तो 72,000 में उसका शेयर हमने निकाल लिया था, 36,000 है। गेनिंग रेशियो हमारे सामने आया पड़ा है 3:2, 3:2 में से डिवाइड कर लेंगे, 3/5, 2/5, 21,600, 14,400। इसकी एक एंट्री पास कर देंगे, पी क्यू टू आर, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जाकर इसको किस तरह से लिखना है ये आप ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों, गलती मत करना। बाय
देखो आर को मिल रहा है पैसा, तो आर के अकाउंट में आएगा क्रेडिट। कौन दे रहा है? पी एंड क्यू। और इन दोनों के अकाउंट से जा रहा है, तो इन दोनों के अकाउंट में कहां आएगा? डेबिट में आएगा। टू किसको दे रहे हैं? ये आर को दे रहे हैं, आर्स कैपिटल अकाउंट। इनके अकाउंट में से जाएगा 21,600 और इनके अकाउंट में से जाएगा 14,400। गेनिंग रेशियो 2:3 था मेरे ख्याल से, कि 3:2 है। जमा देते हैं इसको। थ्री टू टू, तो 3:2 के गेनिंग रेशियो में इस तरह से बढ़ गया 14,400। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन क्लोज करना है। जो पार्टनर रिटायर होता है सबसे पहले उसका कॉलम बंद किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, आर रिटायर हो रहा है तो आर को हम सबसे पहले सेटल करेंगे। आर के कॉलम में बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। आर फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो आर का अपने को लिखना पड़ेगा लोन। ये गलती मत करना, ध्यान रखना। क्या लिखोगे बेटा? टू आर्स लोन अकाउंट। आपके क्वेश्चन में बोला है कि आर को 12,000 का कैश दे रहे और बाकी उसको बाद में देंगे। आर वॉज टू बी पेड ₹15,000, 15,000 नगद दे रहे हैं अपन आर को, राइट। तो आर को 15,000 कैश देना अपने को, दे देते हैं 2 कैश। आर के अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा 2 कैश या बैंक 15,000। बाकी का उसके लोन में शिफ्ट कर देंगे, 2 आर्स लोन अकाउंट। वो अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे और इन लोगों का इक्वल टोटल दोनों तरफ का करके बैलेंस लिखेंगे। तो कुल मिला के रिटायरमेंट का क्वेश्चन